अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पार्ट 302 का लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि है रोल ऑफ लीडरशिप। किसी भी मूवमेंट या नेशन की सक्सेस में लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर लीडरशिप स्ट्रॉन्ग, विजनरी और सिंसियर हो तो कौम मुश्किल हालात में भी अपना गोल अचीव कर लेती है। पाकिस्तान मूवमेंट की कामयाबी भी इफेक्टिव लीडरशिप की वजह से ही पॉसिबल हुई। लीडर असल में वो शख्स होता है जो लोगों को इंस्पायर करता है, उनको ऑर्गेनाइज करता है और एक कॉमन मिशन के लिए यूनाइट करता है। लीडरशिप और फॉलोअर्स का रिलेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लीडर अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक लोग उसका साथ ना दें। पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमें पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल, रिलीजियस, सोशल और कॉन्स्टिट्यूशनल लीडर्स मिलते हैं, जिन्होंने अपनी डिफरेंट क्वालिटीज और लीडरशिप स्टाइल्स के जरिए पाकिस्तान मूवमेंट को सक्सेस तक पहुंचाया। ठीक है, करेक्टरिस्टिक एंड स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप की बात करते हैं तो लीडरशिप की बहुत सी डेफिनेशंस दी गई हैं, क्योंकि हर फील्ड में लीडरशिप का स्टाइल अलग होता है। कॉर्पोरेट लीडरशिप, रिलीजियस लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप सबकी अपनी स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लेकिन पाकिस्तान मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में लीडरशिप का मतलब ऐसी रहनुमाई है जो लोगों को मोटिवेट करे और उनको इंडिपेंडेंस और नेशनल आइडेंटिटी दिलाए। लीडरशिप जो है वो असल में इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस होती है। इसका मतलब ये है कि लीडर अपनी पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन और विजन के जरिए लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। एक सक्सेसफुल लीडर के अंदर विजनरी थिंकिंग होती है। वो फ्यूचर को देखकर प्लानिंग करता है और लोगों को उस डायरेक्शन में गाइड करता है। लीडरशिप जो है वो सिर्फ ऑर्डर्स देने का नाम नहीं होता है, ठीक है, बल्कि लीडरशिप लोगों में कॉन्फिडेंस और होप पैदा करने का प्रोसेस है। अच्छे लीडर की कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटीज होती हैं, जैसे कि विजन, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, कोऑर्डिनेशन, कमिटमेंट, इंस्पायर करने की एबिलिटी। लीडर और फॉलोअर्स दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, लेकिन लीडरशिप जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जहां लीडर और अवाम मिलकर कॉमन गोल अचीव करते हैं। ठीक है, लीडर्स जो है ना वो पॉपुलेशन का छोटा हिस्सा होते हैं, लेकिन पॉलिटिकल और सोशल पावर जो है वो उनके पास होती है। ये लोग सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करते हैं और लोगों को डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। वो एक इंडिविजुअल थे, लेकिन उन्होंने सब कॉन्टिनेंट के मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स को यूनाइट कर दिया। ठीक है, लीडर्स जो है वो सोसाइटी के लिए प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह क्रिएट करते हैं, रिसोर्सेज मैनेज करते हैं और पब्लिक को मोटिवेट करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर कॉम्पिटेंट लीडरशिप ना हो तो सोसाइटी डिसऑर्डर का शिकार हो जाती है। ठीक है, इस लेक्चर में ना हमें 3 मेजर टाइप्स जो हैं वो लीडरशिप के दिए गए हैं, जो हम डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल लीडरशिप, ट्रेडिशनल लीडरशिप, कैरिज्मेटिक लीडरशिप। ठीक है, तो इनको हम डिटेल से थोड़ा देखते हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करें तो पॉलिटिकल लीडरशिप वो लीडरशिप होती है जो गवर्नेंस और पॉलिटिक्स से रिलेटेड होती है। इसकी 2 फॉर्म्स होती हैं, मोरल और लीगल लीडरशिप। मोरल लीडर्स के पास लीगल अथॉरिटी नहीं होती, लेकिन अवाम उनको रिस्पेक्ट और सपोर्ट देती है। ये ऑपोजिशन लीडर्स या रिफॉर्मर्स हो सकते हैं जो प्रिंसिपल्स और मोरालिटी के बेसिस पर लोगों को लीड करते हैं। ठीक है, लीगल लीडरशिप जो है, लीगल लीडर जो होते हैं ये वो होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शंस के थ्रू अथॉरिटी हासिल करते हैं, जैसे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट्स वगैरह। ये लीडर्स ऑफिशियली स्टेट अफेयर्स को मैनेज करते हैं। पाकिस्तान मूवमेंट में कायदे आजम ने दोनों तरह के लीडर्स की लीडरशिप जो है वो दिखाई थी। वो लीगल और मोरल दोनों अथॉरिटी रखते थे और मुस्लिम्स उनको अपना सिंसियर रिप्रेजेंटेटिव मानते थे। ठीक है, अब आते हैं ट्रेडिशनल लीडरशिप की तरफ। ट्रेडिशनल लीडरशिप कल्चर, फैमिली सिस्टम और हेरिडिटी पर बेस्ड होती है। ब्रिटिश इंडिया और पाकिस्तान के रूरल एरियाज में ट्रेडिशनल लीडरशिप जो है वो बहुत कॉमन थी। ट्रेडिशनल लीडरशिप में जो है वो शामिल थे नवाब, जागीरदार, चौधरी या जो बड़े लैंडलॉर्ड्स थे। ठीक है, ये लोग फैमिली बैकग्राउंड और सोशल स्टेटस की वजह से लीडरशिप पोजीशन हासिल करते थे। पाकिस्तान बनने के बाद भी ट्रेडिशनल लीडरशिप पॉलिटिक्स में बहुत इन्फ्लुएंशियल रही। पावर अक्सर फैमिली, लैंड, रिलीजन, कल्चर पर बेस्ड होती थी ट्रेडिशनल लीडरशिप में।
ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کیریزمیٹک لیڈرشپ کی. کیریزمیٹک لیڈرشپ پولیٹیکل سائنس اور سوشیولوجی کا بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. کیریزما جو ہے نا یہ عربک ورڈ کرشمہ سے نکلا ہے. کیریزمیٹک لیڈر وہ ہوتے ہیں جو اپنی ایکسٹرا آرڈنری پرسنالٹی اور انسپائرنگ اسٹائل کی وجہ سے لوگوں کو ڈیپلی انفلوئنس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسے لیڈر سوسائٹی میں ریولوشنری چینجز لاتے ہیں. لیکچر میں ہمیں کچھ فیمس کیریزمیٹک لیڈرز کا ذکر جو ہے وہ ملتا ہے. سب سے پہلے تو اس میں ذکر آتا ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، نیپولین، چرچل، ماؤ زیڈونگ، گاندھی اور کینیڈی کا. ٹھیک ہے. پاکستان موومنٹ میں قائد اعظم محمد علی جناح کو کیریزمیٹک لیڈر مانا جاتا ہے. ان کی اسٹرانگ پرسنالٹی، کانفیڈنس اور ڈٹرمنیشن نے مسلمس کو یونائٹ کیا اور پاکستان موومنٹ کو سکسیسفل بنایا. ٹھیک ہے. کیریزمیٹک لیڈرز جو ہے وہ کنونشنل سسٹم کو چیلنج کرتے ہیں، پبلک کو ایموشنلی انسپائر کرتے ہیں اور سوسائٹی میں میجر چینج لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے ہم اسٹائل آف لیڈرشپ کی طرف بڑھتے ہیں اور اس لیکچر میں ہمارے پاس 4 امپورٹنٹ اسٹائلز جو ہیں وہ دیے گئے ہیں. اتھارٹیرین جس کو آٹوکریٹک اسٹائل بھی کہا جاتا ہے، پارٹیسپینٹ جو کہ ڈیموکریٹک اسٹائل ہے، ڈیلیگیٹو جو کہ فری رین اسٹائل ہے، اور اولیگارکک جو کہ کوٹرے رین اسٹائل ہے. ٹھیک ہے. ان چاروں اسٹائلز کو ہم تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. اتھارٹیرین اسٹائل کی طرف آتے ہیں تو آٹوکریٹک لیڈرشپ کو ڈکٹیٹرشپ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس اسٹائل میں سارا پاور ایک لیڈر کے پاس ہوتا ہے اور وہ اپنی مرضی سے ڈیسیژنز لیتا ہے. ایسا لیڈر جو ہوتا ہے وہ پبلک کو زیادہ پارٹیسپیشن نہیں کرنے دیتا، ملٹری یا پولیٹیکل پاور یوز کرتا ہے اور وہ اسٹرانگ کنٹرول جو ہے وہ مینٹین کرتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ایوب خان ان کو جو ہے آٹوکریٹک لیڈر کی ایگزامپل کے طور پہ ہم لے سکتے ہیں. انہوں نے ڈیموکریسی امپروو کرنے کے لیے کلیم کیا لیکن پریکٹیکل پالیٹکس میں ان کا سسٹم ڈکٹوریل بن گیا. انہوں نے سول اور ملٹری بیوروکریسی کی سپورٹ سے آٹوکریٹک سسٹم اسٹیبلش کیا. ٹھیک ہے. پھر دوسرا اسٹائل آ جاتا ہے پارٹیسپینٹ جو کہ ڈیموکریٹک لیڈرشپ کا ہے. پارٹیسپینٹ لیڈرشپ ڈیموکریٹک سسٹم ہوتا ہے جہاں لیڈرز پبلک پارٹیسپیشن اور الیکشنز کے تھرو ایمرج کرتے ہیں. اس اسٹائل میں پبلک الیکشنز ہوتے ہیں، عوام ڈیسیژن میکنگ میں رول پلے کرتی ہے، لیڈرز پبلک سپورٹ سے پاور میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی ایگزامپل میں ہم لے سکتے ہیں چرچل کو، ماؤ زیڈونگ اور لینن کو. ماؤ زیڈونگ انیشلی ڈیموکریٹک پارٹیسپیشن کے ذریعے لیڈر بنے لیکن بعد میں آٹوکریٹک رولر بن گئے. پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کو پارٹیسپیٹو لیڈرشپ کی ایگزامپل مانا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے عوام کو پولیٹیکل پروسیس میں ایکٹیولی انوالو کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے ڈیلیگیٹو لیڈرشپ. ڈیلیگیٹو لیڈرشپ میں لیڈر جو ہے وہ اپنی پاور اور رسپانسبلٹیز دوسرے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے. جیسے پرائم منسٹر اپنے منسٹرز کو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کی رسپانسبلٹی دے دیتا ہے. اس کی ایگزامپل میں ہم جواہر لال نہرو کو لے سکتے ہیں. انہوں نے اپنے ارلی پیریڈ میں جو ہے وہ پٹیل، آزاد اور کھدوائی جیسے منسٹرز کو پاور ڈیلیگیٹ کی لیکن بعد میں ان کی لیڈرشپ گریجولی آٹوکریٹک ہوتی چلی گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے ہمارے پاس اولیگارکک لیڈرشپ. اولیگارکک لیڈرشپ میں پاور جو ہے وہ کچھ سلیکٹڈ انفلوئنشل لوگوں کے پاس ہوتی ہے. یہ لوگ ویلتھ، پولیٹیکل انفلوئنس اور سوشل اسٹیٹس کی بیسس پر گورنمنٹ کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. یہ لیڈرز اپنے سپورٹ گروپ بناتے ہیں اور اپنے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرتے ہیں. اس سسٹم میں اتھارٹی ایک انڈیویجول کے بجائے ایلیٹ کلاس کے پاس ہوتی ہے. اس لیکچر میں لیڈرشپ کی کچھ اسپیسیفک کیٹیگریز بھی ڈسکس کی گئی ہیں جو پاکستان موومنٹ اور پاکستان سوسائٹی سے ریلیٹ کرتی ہیں. جیسے کہ کیریزمیٹک لیڈرشپ قائد اعظم کے حوالے سے، قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے فاؤنڈر اور فادر آف نیشن ہے. ان کی کیریزمیٹک پرسنالٹی نے پاکستان موومنٹ کو سکسیس دلائی. ان کی کوالٹیز میں شامل تھا اسٹرانگ ویژن، کانفیڈنس، پولیٹیکل وزڈم، ایکسیلنٹ کمیونیکیشن اور ڈٹرمنیشن. انہوں نے مسلمز کو سیپریٹ ہوم لینڈ کے لیے یونائٹ کیا اور پاکستان کو دنیا کے نقشے پر ابھارا. ٹھیک ہے. سچویشن لیڈرشپ کی بات کریں تو سچویشن لیڈرشپ میں ہمارے پاس جو ہیں وہ آ جاتے ہیں سر سید احمد خان. سچویشنل لیڈرشپ اسپیسیفک سرکمسٹانسز میں ایمرج ہوتی ہے. 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس کے بعد مسلمز جو ہیں وہ پولیٹیکلی ویک ہو گئے تھے، ایجوکیشنلی بیکورڈ ہو گئے تھے اور اکنامکلی ڈکلائن کا شکار ہو گئے تھے. اس ڈیفیکلٹ سچویشن میں سر سید احمد خان نے مسلمز کی لیڈرشپ کی. انہوں نے ماڈرن ایجوکیشن کو پروموٹ کیا، علی گڑھ موومنٹ اسٹارٹ کی، مسلمز کو سائنٹیفک اور
मॉडर्न थिंकिंग की तरफ राग़िब किया। इसीलिए सर सैयद को सिचुएशनल लीडर कहा जाता है। ठीक है। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप होती है जिसमें हम बात करेंगे अल्लामा मोहम्मद इकबाल की। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप को इवेंटफुल लीडरशिप भी कहा जाता है। अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों में सेल्फ अवेयरनेस, मोरल कॉन्शियसनेस, नेशनल आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो पैदा किया। उनका जो फेमस आइडिया था वो था मोरल कॉन्शियसनेस इज अ नेशन। ठीक है। इकबाल ने मुस्लिम्स को रियलाइज करवाया कि उनकी सेपरेट आइडेंटिटी है और उनको अपना इंडिपेंडेंट फ्यूचर चाहिए। ठीक है। ट्रांजैक्शनल के बाद हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की, और यहाँ पर हम बात करेंगे मौलाना मोहम्मद अली जौहर की। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप सोसाइटी और पॉलिटिक्स को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करता है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने खिलाफत मूवमेंट लीड की, मुस्लिम्स को पॉलिटिकली मोबिलाइज किया, पॉलिटिकल अवेयरनेस जो है वो क्रिएट की। उन्होंने मुस्लिम्स को पॉलिटिकल स्ट्रगल और एक्टिविज्म सिखाई, इसलिए उनको ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर कहा जाता है। ठीक है। फिर आ जाती है क्वाइट लीडरशिप, जैसे कि अब्दुल सत्तार ईदी की अगर हम बात करें। ठीक है। क्वाइट लीडरशिप वो होती है जहां लीडर बिना पब्लिसिटी और स्लोगन्स के सोसाइटी की सर्विस करता है। अब्दुल सत्तार ईदी पाकिस्तान की हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट सोशल लीडर थे। उन्होंने वेलफेयर सर्विसेज एस्टैब्लिश की, गरीब और हेल्पलेस लोगों की मदद की, ह्यूमैनिटी की सर्विस की बेसिकली उन्होंने। ठीक है। उनकी लीडरशिप स्पीचेस से नहीं बल्कि प्रैक्टिकल वर्क से नजर आती थी। फिर आ जाता है सर्वेंट लीडरशिप। सर्वेंट लीडरशिप का पर्पस लोगों की सर्विस और मोरल गाइडेंस होता है। शाह वलीउल्लाह ने देखा कि मुस्लिम्स जो हैं वो इस्लामिक टीचिंग से दूर हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने कुरान पाक का पर्शियन ट्रांसलेशन किया, मुसलमानों को इस्लामिक टीचिंग समझाई, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की। उनका एक जो ऑब्जेक्टिव जो था वो मुस्लिम्स को स्पिरिचुअली और मोरली रिफॉर्म करना था। ठीक है। तो शाह वलीउल्लाह जो है वो सर्वेंट लीडरशिप की एग्जाम्पल में आते हैं। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में हमारे पास अयूब खान, जैसे हमने पहले भी बात की थी। अयूब खान ने ना मिलिट्री सपोर्ट यूज की, ब्यूरोक्रेसी की हेल्प ली, डिक्टोरियल सिस्टम एस्टैब्लिश किया। उन्होंने जो है डेमोक्रेसी को क्लेम किया, लेकिन प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में उनका सिस्टम जो है वो ऑथोरिटेरियन था। ठीक है। तो देखिए इस लेक्चर में ना हमें ये समझ आता है कि लीडरशिप किसी भी मूवमेंट की बैकबोन होती है। पाकिस्तान मूवमेंट की सक्सेस भी स्ट्रॉन्ग और विजनरी लीडरशिप की वजह से ही पॉसिबल हुई थी। कायदे आजम सर सैयद अहमद खान, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, शाह वलीउल्लाह और अब्दुल सत्तार ईदी जैसे लीडर्स ने अपने डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स के थ्रू मुस्लिम्स और पाकिस्तानी सोसाइटी की रहनुमाई की। ठीक है। इस लेक्चर का मेन जो लेसन है वो ये है कि हर सक्सेसफुल मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए होती है। लीडर्स जो है वो सोसाइटी को ऑर्गेनाइज और मोटिवेट करते हैं। डिफरेंट सिचुएशंस डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स डिमांड करती हैं। पाकिस्तान मूवमेंट कैरिज्मेटिक और आइडियोलॉजिकल लीडरशिप की वजह से सक्सेसफुल हुई थी। ठीक है जी, इसके साथ ये लेक्चर यहाँ मुकम्मल हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अब इम्पोर्टेंट लेक्चर है एग्जाम के हवाले से, तो ध्यान से इसको सुनिएगा। ठीक है। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फेलो स्टूडेंट तक इसे लाजमी पहुंचाएं ताकि और स्टूडेंट जो है ना वो भी इन लेक्चर से फायदा हासिल कर सके, अपने मिड टर्म की अच्छी प्रिपरेशन कर सके। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा। ठीक है। मैं इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्द हाजिर होंगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।